नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नक्षत्र छाया प्रोग्राम। नक्षत्र छाया प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे ज्योतिष के उन योगों पर जिनके बनने से मनुष्य के जीवन में नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं, उसका जीवन कष्टमय होता है, उसका जीवन रोगमय होता है, व्यर्थ के वाद विवाद से सारा जीवन उसका घिरा हुआ होता है। कार्य, व्यापार, नौकरी आदि के क्षेत्र में अथक प्रयास करने के बाद भी उसे सफलता नहीं प्राप्त होती है। जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं जन्म लेती रहती हैं और ऐसे लोग विशेष रूप से आत्मिक शांति का आनंद नहीं उठा पाते हैं। पिछली बार के चर्चा में हमने शुभ ग्रहों पर प्रकाश डाला था कि जन्म कुंडली पर ग्रहों की जो पोजीशन होती है, ग्रहों की जो स्थिति होती है, किन किन स्थानों पर होने से वे ग्रह जातक के लिए राजयोगकारी होते हैं, धन धान्य को देने वाले होते हैं, उत्तम शिक्षा को देने वाले होते हैं, कार्य, व्यापार, नौकरी आदि के क्षेत्र में पूर्ण सफलता को दिलाने वाले होते हैं। आज हम उन ग्रह योगों पर चर्चा करेंगे कि जिससे जन्म कुंडली पर बनने से वे ग्रह मनुष्य के लिए अशुभ फलकारी होते हैं। उन सूत्रों पर विचार करेंगे, उन सूत्रों पर मंथन करेंगे कि जन्म कुंडली में ग्रह किस स्थिति में होता है तब वह जातक के लिए अशुभ फलकारी होता है। इसके लिए जब हम वैदिक ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त सूत्र की ओर दृष्टिपात करते हैं तब उसमें मिलता है कि नीचस्थाश्च पराजिताः त्वरिगताः पापेक्षिता क्रांतयुक् मध्यस्थानगताश्च वक्रविकलाः स्वर्भानुसंसर्गगाः भावान्तस्थित खेचराश्च विबलाः षष्ठाष्टरिष्पाधिपाः केंद्राधीश्वर कोणपेश्वर युता तद योग भंग प्रदाह। ऐसा अशुभ ग्रहों के विषय पर हमारा वैदिक ज्योतिष शास्त्र कहता है। अब इन सब पर विस्तृत रूप से विचार करेंगे। तो सबसे पहले यदि जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह नीचस्थ हो, अपनी नीच राशि पर स्थित हो, ग्रहों की उच्च राशि और नीच राशि ये ग्रहों की दो राशियां हैं। जिस प्रकार से हर ग्रह की एक अपनी उच्च राशि होती है, उसी प्रकार से हर ग्रहों की एक अपनी नीच राशि भी होती है। जो ग्रह जिस राशि पर उच्च का माना गया है, वही ग्रह अपनी उच्च राशि से ठीक सप्तम राशि पर जब पहुंच जाता है तो वह ग्रह नीच का हो जाता है। उच्च राशि पर स्थित ग्रह 100% अपना शुभ फल को देने वाला होता है और नीच राशि पर बैठा हुआ ग्रह 100% अपना अशुभ फल देता है। इसके लिए हमारे वैदिक ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की कौन कौन सी उच्च राशियां हैं, कौन कौन सी नीच राशियां हैं, ये सब बताया गया है। इन सब की जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। जैसे सूर्य ग्रह मेष राशि पर उच्च राशि का माना गया है, तो इससे जो सातवीं राशि है वह तुला राशि बनती है और तुला राशि पर जब सूर्य ग्रह आता है तो वो नीच राशि का होता है। तुला राशि का स्थित ग्रह सूर्य
अशुभ फल को देने वाला होता है। इसी प्रकार से चंद्रमा वृष राशि पर उच्च का माना गया है तो वृश्चिक राशि पर नीच का माना गया है। यदि जन्म कुंडली में किसी के भी जन्म कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि पर स्थित है तो वह जातक के लिए शुभ फलकारी नहीं होगा। वो मानसिक अशांति को देने वाला होगा, मातृ क्लेशम मनस्तापम, मानसिक संताप को देने वाला होगा, माता के लिए कष्टदायी होगा, देह जाड्यम मनोरुजम, देह में जड़ता आलस को बढ़ाने वाला होगा और मानसिक रोग भी चंद्रमा के प्रभाव से हो सकता है। इसी प्रकार से सभी ग्रहों की एक अपनी नीच राशि है। तो सबसे पहले जब जन्म कुंडली का अध्ययन हम करते हैं तो अशुभ ग्रहों का जब वर्गीकरण तैयार करते हैं तब उसमें देखते हैं कि कौन सा ग्रह नीच राशि पर बैठा है, ये किस ग्रह की कौन सी राशि नीच राशि मानी गई है, उसके लिए ये एक चार्ट दिखाई देते हैं, एक चार्ट दिखाई देते हैं और उसमें आप देख करके जानकारी प्राप्त कर लेंगे। यहाँ ये देखिए, यहाँ तुला राशि पर सूर्य नीच राशि का माना गया है और वृष राशि पर वृश्चिक राशि पर चंद्रमा नीच का माना गया है। उसी प्रकार से मंगल कर्क राशि पर नीच का है, बुध मीन राशि पर नीच का है, गुरु मकर राशि पर नीच का माना गया है, शुक्र कन्या राशि पर नीच का माना गया है। इसी प्रकार से शनि मेष राशि में नीच राशि का माना गया है। तो इस चार्ट को देख करके आपको पता चल जाएगा कि जन्म कुंडली पे किस राशि पर ग्रह बैठने से कौन सा ग्रह वो नीच राशि का होगा और वो हमारे लिए अशुभ फलकारी होगा। दूसरे नंबर पर सूत्र पर जब हम ध्यान देते हैं तो पराजिता, नीच राशि का ग्रह अशुभ फलकारी होता है और पराजित ग्रह भी अशुभ फलकारी होता है। ये पराजित ग्रह को देखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर ग्रह पराजित है और वह जन्म कुंडली में राजयोग बना रहा है लेकिन वो ऐसी स्थिति में बैठा हुआ है कि वह ग्रह युद्ध में पराजित हो चुका है, तब वह पूर्ण रूप से अपना राजयोग फल नहीं करेगा। इसलिए जन्म कुंडली में पराजित ग्रह को देखना बहुत ही आवश्यक है। अब ये पराजित ग्रह किस प्रकार से जन्म कुंडली में देखते हैं उसको भी थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि अगर उसको विस्तार पूर्वक से उस पर चर्चा होगी तो बहुत उस पर समझने का समय लग जाएगा, लेकिन उसको हम बहुत ही संक्षेप में समझेंगे। सूर्य और चंद्रमा ये दो ग्रह ऐसे हैं, न कभी युद्ध में ये जीतते हैं और न कभी युद्ध में ये हारते हैं। उसी प्रकार से राहु और केतु ये दो ग्रह छाया ग्रह माने गए हैं, इसलिए इनको ग्रहों के युद्ध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अब ये चार ग्रह सूर्य और चंद्रमा, राहु और केतु, इन पर कभी भी विचार नहीं करना है कि ये ग्रह पराजित हैं या विजयी हैं। बाकी जो शेष ग्रह हैं मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये पांच ग्रह ऐसे हैं कि जो कभी युद्ध में पराजित होंगे तो कभी युद्ध में विजयी होंगे। इसका विचार वहाँ पर किया जाता है जब जन्म कुंडली पर किसी एक भाव पर दो ग्रह या दो ग्रह से अधिक स्थित हों और उनकी अंशात्मक दूरी
एक अंश से कम हो। यदि ऐसी स्थिति पर जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां हैं, तब वहां हमको यह निर्णय अवश्य कर लेना चाहिए कि इन ग्रहों में कौन सा ग्रह विजयी है और कौन सा ग्रह युद्ध में पराजित है। तो जो ग्रह युद्ध में पराजित होगा वह ग्रह जिसकी भी जन्म कुंडली है उसके लिए अशुभ फल को देने वाला होगा। जब भी उसकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मादि दशाएं आएंगी, तब उसके जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा। अब ऐसे कैसे निर्णय करेंगे कि कौन ग्रह युद्ध में विजयी है और कौन ग्रह युद्ध में पराजित है? तो उसके लिए एक सीधा सा सिद्धांत मान करके चलना होगा कि जिन ग्रहों का भोगांश सबसे कम होगा वह ग्रह युद्ध में विजयी होगा, और जिस ग्रह का भोगांश अधिक होगा वह ग्रह युद्ध में पराजित होगा। इसको एक उदाहरण से समझ लें, तब इसको ठीक ठाक समझ में आ जाएगा कि कैसे ग्रह युद्ध में पराजित होता है और कैसे ग्रह युद्ध में विजयी होता है। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान पर बुध और शुक्र ग्रह दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और इनकी अंशात्मक दूरी दोनों की एक अंश से कम है, एक अंश के अंतर्गत ही है। तो अब इन दोनों ग्रहों में कैसे निर्णय करेंगे कि कौन सा ग्रह यहाँ युद्ध में विजयी हो रहा है और कौन सा ग्रह युद्ध में पराजित होगा? तो यहाँ बुध ग्रह को देखें तो बुध ग्रह जिस राशि पर बैठा हुआ है, मान लिया कर्क राशि पर बैठा हुआ बुध ग्रह और 17 अंश 15 कला पर स्थित है। और शुक्र ग्रह को देखते हैं तो शुक्र ग्रह भी जन्म कुंडली में कर्क राशि में बैठा हुआ है, 17 अंश पर बैठा हुआ है, लेकिन उसकी जो कला है वो 17 कला है। तो यहाँ 15 और 17 दो कला का अंतर है, जिसमें बुध ग्रह का जो भोगांश है वो शुक्र ग्रह से कम है। इसलिए यहाँ बुध ग्रह युद्ध में विजयी होगा और शुक्र ग्रह यहाँ युद्ध में पराजित होगा। तब यहाँ शुक्र ग्रह जातक के लिए अशुभ फलकारी होगा। ये इसको भी एक उदाहरण में देख लें। ये देखिए, ये जन्म कुंडली पर यहाँ बुध और शुक्र ग्रह कर्क राशि पर चतुर्थ स्थान पर बैठे हैं। बुध 17 अंश और 15 कला पर स्थित है, शुक्र ग्रह 17 अंश और 17 कला में स्थित है। बुध ग्रह का भोगांश कम है, शुक्र ग्रह का भोगांश अधिक है, इसलिए यहाँ शुक्र ग्रह पराजित होगा बुध ग्रह से। अब आगे देखते हैं सूत्र पर। त्वरिगताः तु अरिगताः, कोई भी ग्रह जन्म कुंडली पर अपनी शत्रु की राशि पर स्थित हो तब वह ग्रह भी जातक के लिए अशुभ फलकारी होता है। हमने पिछले चर्चा किया है कि किस ग्रहों के कौन से ग्रह मित्र हैं, कौन से ग्रह सम हैं और कौन से ग्रह शत्रु हैं। इसकी जानकारी करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हम किसी ग्रह के शत्रु के विषय पर नहीं जानेंगे, किसी ग्रह के मित्र के विषय पर नहीं जानेंगे और किसी ग्रह के सम अवस्था के विषय में नहीं जानेंगे, तब तक हम ज्योतिष का फलादेश करने में असमर्थ होंगे।
और ये सब हमारे वैदिक शास्त्रों में, वैदिक ज्योतिष शास्त्रों में सूत्र रूप में लिखे हुए हैं, श्लोक रूप में लिखे हुए हैं। वहाँ जा कर के उसका अध्ययन मनन करना चाहिए, उसको मनो और मस्तिष्क पर बिठाना चाहिए और फिर उसको जन्म कुंडली पर लागू करना चाहिए। सभी ग्रहों के अलग अलग अपनी अपनी शत्रु ग्रहों की राशियां हैं। जिस ग्रह का जो ग्रह शत्रु होगा उसकी जो राशि होगी वह उस ग्रह की राशि शत्रु राशि मानी जाएगी। इसको अभी सूत्र भी हम बताए देते हैं। हर एक ग्रहों का कौन सा ग्रह मित्र है, कौन सा ग्रह सम है और कौन सा ग्रह शत्रु है, और इसको लिख कर भी दिखा देते हैं जिससे आप लोगों को इसकी सही जानकारी प्राप्त हो सके। रवे समोज्ञा सित सूर्य पुत्रा बरी परे ये सुहृदो भवंती। सूर्य के लिए कहा गया है कि सूर्य ग्रह का जो बुध है वो सम है। बुध ग्रह को सूर्य ग्रह अपना सम मानता है। सित सूर्य पुत्र शुक्र और शनि को अपना शत्रु मानता है और शेष ग्रहों को चंद्रमा, मंगल और गुरु को सूर्य ग्रह अपना मित्र मानता है। तो यहाँ सूर्य ग्रह के जो शत्रु ग्रह हैं शुक्र और शनि, शुक्र ग्रह की वृक और तुला राशि, शनि ग्रह की मकर और कुंभ राशि। जन्म कुंडली पर वृक और तुला राशि पर स्थित सूर्य, मकर और कुंभ राशि पर स्थित सूर्य शत्रु क्षेत्री माना जाएगा, जो अशुभ फलकारी होगा। इसी प्रकार से चंद्रमा चंद्रत्य नारी रविचंद्र पुत्रो स्मृता तु शेषा ग्रहा समाह। देखिए, एक विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी ग्रहों के तो शत्रु मित्र हैं। सभी ग्रह किसी न किसी ग्रह को अपना मित्र मानते हैं, किसी न किसी ग्रह को अपना शत्रु मानते हैं। लेकिन यहाँ एक विशेषता यह है कि नैसर्गिक रूप से चंद्रमा अपना किसी ग्रह को अपना शत्रु नहीं मानता है। सूर्य बुध को वह अपना मित्र मानता है और शेष ग्रहों को अपना सम मानता है। चंद्रस्य नारी रविचंद्र पुत्रो स्मृतातु शेषा ग्रहा समाह। इसी प्रकार से मंगल है समौ सितारकी। शुक्र और शनि को मंगल ग्रह अपना सम मानता है। ससिजा शत्रु बुध को अपना शत्रु मानता है। अमित्राणि शेषा पृथ्वी सत्या। शेष ग्रह मंगल ग्रह के मित्र ग्रह हैं। इसी प्रकार से शत्रु शशि सूर्य सितौ च मित्रे समापरेस्यु सतिनंदनस्य गुरोर्घ्य शुक्रौ रिपुसंज्ञकौ तु शनि समोन्यो सुहृदो भवन्ति। शुक्रस्य मित्रे बुध सूर्य पुत्रौ समौ कुजार्या वितरा वरीतौ शनेः समो वाक्पतिरिंदु सूनु शुक्रौ च मित्रे रिपवा परेपि। इस प्रकार से जो ग्रह हैं उनके सूत्र रूप में उनके मित्र, उनके शत्रु और उनके सम ग्रह कौन कौन से होंगे वो सब हमें प्राप्त होते हैं। उस पर जाकर के उसका अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक होता है और उसको जन्म कुंडली पर भी देखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि यदि जन्म कुंडली पर कोई भी ग्रह शत्रु क्षेत्री होगा तो उसकी गुणता में कमी आएगी। वह ग्रह कहीं न कहीं से नकारात्मक प्रभाव को उत्पन्न करने वाला होगा, मानसिक अशांति को देने वाला होगा, व्यर्थ की लड़ाई झगड़ा वाद विवाद को कराने वाला होगा, शारीरिक चोट चपेट रोग आदि को बढ़ाने वाला होगा। इसलिए नीच राशि पर स्थित ग्रह भी अशुभ फलकारी होता है। इसको ये एक देख लीजिए, इसमें जो है किस ग्रह के कौन ग्रह शत्रु हैं
और उनकी शत्रु राशियां कौन कौन सी हैं। वो जब जन्म कुंडली पर उस राशि पर बैठता है कोई ग्रह तो वो शत्रु क्षेत्री माना जाता है और वह जीवन में अशुभ फलकारी होता है। इसी प्रकार से पापेक्षिता कोई भी ग्रह पाप ग्रहों से देखा जाता हो, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, उस ग्रह पर पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो वे ग्रह भी अशुभ फलकारी होते हैं। मान लिया कोई ग्रह बुध ग्रह शत्रु क्षेत्री हो करके किसी ग्रह को देखे तो यहाँ बुध तो शत्रु क्षेत्री होने से अशुभ हो गया, तब जिस ग्रह को देखेगा वहां भी इसका अशुभ प्रभाव पड़ेगा। पापी ग्रहों की दृष्टि भी किसी भी ग्रह पर किसी भी भाव पर अशुभ फल को देने वाली होती है। क्रांत युग या कोई भी ग्रह पापी ग्रहों के साथ में हो, अशुभ ग्रहों के साथ में हो, तब वह ग्रह भी अशुभ फल को देने वाला होगा। मध्यस्थान कोई भी ग्रह शुभ ग्रह दो अशुभ ग्रहों के मध्य में हो, इसको कोई ग्रह कहीं भी बैठा हो जन्म कुंडली में, उसके आगे पीछे अशुभ ग्रह बैठे हों। ये जन्म कुंडली में एक चार्ट हम दिखाते हैं, इसमें देखिए, इसमें बृहस्पति ग्रह यहाँ 9वें स्थान पर अपनी उच्च राशि पर बैठा हुआ है, लेकिन उसी के नीचे मंगल ग्रह बैठा हुआ है और 8वें स्थान पर मंगल ग्रह बैठा हुआ है और 10वें स्थान पर शनि ग्रह बैठा हुआ है। तो यहाँ शनि और मंगल ग्रह दो अशुभ ग्रह हैं। इन दो ग्रहों के बीच पर बृहस्पति का अपनी उच्च राशि पर बैठना, इन दोनों अशुभ ग्रहों का प्रभाव बृहस्पति पर पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप बृहस्पति ग्रह उच्च राशि का होते हुए भी जातक को उतना अच्छा शुभ फल नहीं दे पाएगा। देने का पूरा प्रयास ग्रह करता है, लेकिन ये दो जो अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं वो लाभ के क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न करने वाले होंगे। मध्यस्थान गताश्च वक्र विकलाः, इसी प्रकार से वक्री जो ग्रह जन्म कुंडली पे हो जाते हैं और वक्री हो करके जो अशुभ प्रदान करते हैं वो अत्यधिक अशुभ हो जाते हैं। और विशेष रूप से जब वक्री ग्रह स्वर्भानु संसर्गगाः राहु और सूर्य ग्रह के साथ में स्थित हो जाए, तब वह वक्री ग्रह विशेष रूप से अशुभ फल को देने वाला होगा। आगे सूत्र हमारा कहता है कि भावान तस्थित खेचराश्च विबलाः, कोई भी ग्रह जन्म कुंडली पर जब भाव की संधि में बैठ जाता है, संधि में हर एक भाव की एक अपनी संधि होती है। संधि का मतलब होता है कि जहाँ से एक भाव का अंत होता है दूसरे भाव का प्रारंभ होता है। लग्न भाव का अंत हुआ और धन भाव का प्रारंभ हुआ, तो इन दोनों के बीच की जो संधि है उस संधि पर बैठा हुआ ग्रह भी अशुभ फलकारी होता है। और विबलाः निर्बल ग्रह जन्म कुंडली में जो षड्बल साधन किया जाता है, उस षड्बल में यदि ग्रह निर्बल हो तो वह ग्रह भी जातक के लिए अशुभ फलकारी होता है। धन यश मान प्रतिष्ठा की हानि कराने वाला होता है, शारीरिक सुख स्वास्थ्य की हानि कराने वाला होता है और पारिवारिक कलह क्लेश को बढ़ाने वाला होता है। विबलाः षष्ठाष्ट रिष्पाधिपाः, जन्म कुंडली का जो त्रिक स्थान है, छठा स्थान जिससे रोग का विचार करते हैं, शत्रु का विचार करते हैं, वह भाव
जन्म कुंडली का छठा स्थान कहलाता है। अष्टम स्थान मृत्यु का विचार करते हैं, आयु का विचार करते हैं, वो अष्टम स्थान होता है। इसी प्रकार से जो 12वां स्थान जन्म कुंडलिक होता है, व्यय वैधि निरोधार्थी व्याधि पर चिंतित, हर प्रकार का जो व्यय है उसका विचार करते हैं, शत्रुओं की वृद्धि का विचार करते हैं, विरोधियों की संख्या में अचानक वृद्धि हो जाती है, इन सब का विचार करते हैं। इस भाव के स्वामी भी जो ग्रह होंगे वे ग्रह भी अशुभ फल को देने वाले होंगे। छठे, 8वें और 12वें भाव के जो स्वामी हैं, जो उनके अधिपति हैं, छठे स्थान पर जन्म कुंडली में जो राशि बैठी है उसका स्वामी, अष्टम स्थान पर जो राशि बैठी है उसका स्वामी, और 12वें स्थान पर जो राशि बैठी हुई है उसका स्वामी। ये त्रिक भाव के स्वामी भी अशुभ फल को देने वाले होंगे। केंद्राधीश्वर कोणपेश्वर युता तद योग भंग प्रदाह। लेकिन एक बात पर इस पर ध्यान रखना चाहिए कि यदि छठे स्थान पे जो बैठी हुई राशि है, छठे स्थान का जो स्वामी है उसकी दूसरी राशि यदि केंद्र या त्रिकोण में पड़ जाएगी तो ये उतना अशुभ फलकारी नहीं होगा। उसी प्रकार से अष्टम भाव का स्वामी की दूसरी राशि केंद्र या त्रिकोण में पड़ जाएगी तब उतना अशुभ नहीं होगा। और उसी प्रकार से 12वें स्थान का जो स्वामी है उसकी दूसरी राशि केंद्र या त्रिकोण स्थान पर यदि पड़ी होगी तब वह ग्रह भी ज़्यादा अशुभ फलकारी नहीं होगा। ये जो षष्ठाष्ट ऋष्भागता, छठे, 8वें और 12वें भाव त्रिक भाव के जो स्वामी अशुभ फल कहे गए हैं उसमें कहीं न कहीं से शुभता भी आएगी। इसको हम एक जन्म कुंडली दिखा करके आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ सिंह लग्न को ले लीजिए। सिंह लग्न में शनि ग्रह छठे स्थान का स्वामी होने से अशुभ फलकारी होगा, लेकिन इसकी जो दूसरी राशि है वो केंद्र में पड़ी हुई है, सप्तम स्थान पर। उसी प्रकार से यहाँ देखिए दूसरी कुंडली है, यहाँ अष्टम भाव पर मकर राशि स्थित है और 9वें स्थान पर कुंभ राशि स्थित है। तो यहाँ अष्टम स्थान का स्वामी शनि ग्रह हो गया और 9वां स्थान धर्म भाव भाग्य स्थान का स्वामी भी शनि ग्रह हो गया। तब यहाँ भी थोड़ा सा शुभता आ जाएगी। और उसी प्रकार से यहाँ कुंभ लग्न में देखिए, मकर लग्न, मकर राशि का स्वामी शनि ग्रह है जो व्यय भाव 12वें स्थान पर पड़ी हुई है, और उसकी जो दूसरी राशि कुंभ राशि है वह लग्न स्थान केंद्र स्थान पर पड़ी हुई है। इसलिए यहाँ शनि ग्रह भी कुंभ लग्न वालों के लिए शुभ फलकारी होगा। आगे हम फिर किसी रोचक विषय को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।